मिस राशि, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने अपने मैनेजर को थप्पड़ मारा? पीयूष माथुर ने उसे जलील किया था। अपने बॉस के मुंह से ही ये इल्जाम सुनकर राशि का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो इस कंपनी के बॉस को एक अच्छा इंसान समझती थी और उसे पीयूष माथुर से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो भी उस पर ये घटिया इल्जाम लगा देगा। उसके होंठ धीरे से खुले थे, बहुत धीरे से। सर, मिस्टर राजेश मेहरा ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये कहते हुए उसकी काली आंखें नमकीन पानी से भर गईं। पीयूष माथुर ने उसके चेहरे की दिलकशी देखी, उसकी मासूम आंखों में भरता पानी देखा तो देखता रह गया। सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये खुद मुझे अकेला देखकर मुझे कुछ गलत करने पर मजबूर कर रही थी। मैनेजर के घटिया इल्जाम पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऑफिस के बाहर खड़े झांकते एम्प्लॉयज की आंखों में अपने लिए तिरस्कार देखकर वो पानी पानी हो गई। पूरे ऑफिस में वो तमाशा बन गई थी। जिल्लत के मारे वो अपना दुपट्टा उठाकर जाने लगी, तभी अचानक पीयूष माथुर ने उसे पुकारा। रुक जाइए मिस राशि, अभी के अभी आपको अपनी पवित्रता, उसकी खूबसूरती हमेशा उसके लिए मुसीबत बन जाती थी। वो एक स्कूल में नौकरी कर रही थी जब 42 साल के प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलवाकर उसके साथ घटिया बातें करना शुरू कर दी। मिस राशि, आपके घर में कौन कौन है? सच तो ये था कि बाहर से पढ़े लिखे और मेच्योर नजर आने वाले शादीशुदा मर्द की घटिया, हवस भरी और लालची निगाहें उसके खूबसूरत चेहरे पर जमी थीं। सर, मेरी माँ है और छोटा भाई। अच्छा, तो आपके पापा नहीं हैं? वो अपने मतलब की बात पर आ गए थे। राशि ने नाम में सर हिला दिया। ओह, बहुत अफसोस हुआ। चलिए खैर, कोई बात नहीं। आपको कोई भी परेशानी या टेंशन हो तो आप मुझे बता सकती हैं। आप स्कूल में नई टीचर हैं, इसलिए आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। वो विनय भजे दांत निकालकर मुस्कुराए थे, लेकिन राशि का नाजुक दिल अंदर से कांपने लगा, क्योंकि सामने वाले उस घटिया मर्द की निगाहों में क्या कुछ नहीं था। राशि ने एक नज़र में ही भांप लिया था। मम्मी ने ऐसे ही तो नहीं कहा था, बाहर की दुनिया खूंखार दरिंदों से भरी पड़ी है। मेरी बच्ची, हर कदम संभल कर रखना होगा। और राशि पहले ही कदम पर लड़खड़ा गई थी। सामने बैठा वो शैतान इंसान उसे अंदर तक उतरती निगाहों से देख रहा था। होठों पर जबान फेरते हुए कहने लगा, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पत्नी 6 महीने से बीमार है। कसम से जिंदगी से इतना परेशान हो गया हूं। मैं अभी इतना बूढ़ा तो नहीं हो गया ना? पत्नी के करीब जाने का मन करता है, लेकिन उसकी बीमारी को देखते हुए दिल महसूस कर रह जाता हूँ और अपने जज्बातों को अंदर ही समेट लेता हूँ। तन्हाई और अकेलापन महसूस होता है। अपने सामने खड़ी 21 साल की खूबसूरत लड़की को देखकर उन्हें अपने सारे दुख दर्द याद आ गए थे, जबकि वो बेचैनी से हाथ मसल रही थी, जैसे यहाँ से जाने का रास्ता तलाश कर रही हो। ये भी भगवान की कृपा थी कि दूसरी टीचर ने प्रिंसिपल के ऑफिस में दस्तक दी और तभी उसकी जान छूटी। वो फौरन अपनी क्लास में वापस आ गई, लेकिन उसकी आंखें भीगी हुई थीं। बाहर की दुनिया में उसने पहली बार कदम रखा था, वरना इससे पहले तो घर की चार दीवारी में ही उसकी सीधी सादी शांत जिंदगी गुजर रही थी। वो अपने माँ बाप की सबसे बड़ी और इकलौती बेटी थी, लेकिन क्या मालूम था कि कयामत उनके घर की दहलीज का रास्ता पकड़ चुकी है। एक दिन ऑफिस जाते वक्त पापा का एक्सीडेंट हो गया और जब उनका बेजान वजूद घर लाया गया तो पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया था। राशि अभी 20 साल की थी, उससे छोटा रोहित अभी 17 साल का था। दोनों ही बहन भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। राशि ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी। भगवान की कृपा थी कि घर की छत अपनी थी, लेकिन मम्मी का हाल बुरा था। भरी जवानी में वो विधवा हो गई थी। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, पापा भी सिर्फ 45 साल के थे। 15-20 दिन तक तो पूरे घर को कोई होश नहीं था, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी राशि को ही संभालनी पड़ी, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी थी और मम्मी तो पूरी तरह टूट चुकी थीं। 20 दिन के बाद उसने रोहित को जबरदस्ती कॉलेज भेजा और खुद मम्मी के पास आकर बैठ गई। सुनीता जी को ये चिंता खाए जा रही थी कि अब घर कैसे चलेगा, क्योंकि उसके पापा ही इस घर की कुल जमा पूंजी थे, जिन्होंने अपने छोटे से परिवार को दुनिया वालों की गंदी नज़रों से बचा कर रखा था। सुनीता जी ने अपने सामने बैठी राशि को देखा। अभी 1 महीने पहले ही उसका एक रिश्ता आया था, लेकिन किसी वजह से इनकार हो गया था। उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। खूबसूरत काली गहरी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत और सलीका खूबसूरती का सही मेल थी। जब भी किसी शादी ब्याह के फंक्शन में जाती, एक आध रिश्ता आ ही जाता। लेकिन अब तक सुनीता जी और उनके पति ने उसकी शादी तय नहीं की थी, क्योंकि वे उसकी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या मालूम था कि बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करने से पहले ही वो इस दुनिया से चले जाएंगे। सुनीता जी पूरा दिन हिसाब किताब लगाती रहती।
राशि की शादी के लिए उन्होंने 2-3 कमेटियां भी डाल रखी थीं, जिनके पैसे अभी तक पूरे नहीं मिले थे, और ऊपर से हर महीने कमेटी की रकम भी जमा करनी होती थी। अब पति के जाने के बाद घर के खर्च कैसे पूरे होंगे, दिन रात यही चिंता उनकी सेहत बिगाड़ रही थी। फिर राशि ने हिम्मत की और माँ से कहने लगी, मम्मी, घर के हालात ऐसे हैं कि अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। सुनीता जी ने ठंडी आह भरी। उनकी खामोशी ही उनकी रजामंदी थी। अगले ही दिन पड़ोस में रहने वाली प्रिया उसे अपने साथ एक स्कूल ले गई, जहाँ वो पहले से टीचिंग करती थी। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर प्रिंसिपल की राल टपकने लगी थी। वो पहले से ही गंदी सोच का मालिक था। 42 साल का मर्द था। खूबसूरत लड़की को देखकर उसने उसी दिन राशि को जॉब पर रख लिया। तनख्वाह भले ही कम थी, लेकिन राशि को नौकरी का कोई अनुभव भी नहीं था। फिर सिर्फ 2-4 दिन बाद ही उसे प्रिंसिपल की गंदी नेचर का पता चल गया कि वो किस तरह उसे गंदी नज़रों से देखता है। ये सब सहने की उसे आदत नहीं थी। वो बुरी तरह परेशान रहने लगी। फिर एक दिन तो सारी हदें पार हो गईं, जब प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया और बेहद घटिया अंदाज में बात करने लगा। पहले अपनी पर्सनल लाइफ का रोना रोया कि उसकी बीवी बीमार रहती है और वो किस तरह पत्नी की कमी को महसूस करता है। वो उसके इतने करीब आकर खड़ा हो गया कि राशि का दिल डर से बुरी तरह कांपने लगा। जैसे ही प्रिंसिपल ने उसके कंधों पर हाथ रखा, वो पूरी जान से सहम कर रह गई। प्रिंसिपल के हाथ उसके कंधों पर धीरे धीरे सरकते हुए उसकी पीठ की तरफ जा रहे थे। अगले ही पल उसकी उंगलियां कुर्ते के ऊपर से ही उसके हुक के साथ खेलने लगीं। गुस्से और जिल्लत की एक लहर थी जो राशि के वजूद में उठी थी। वो अब खुद को और ज़्यादा रोक नहीं सकती थी। वो एकदम पलटी और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। न जाने उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। फिर अपना दुपट्टा और पर्स संभालती हुई वो स्कूल से बाहर निकल आई। उसने प्रिया को कुछ भी नहीं बताया और स्कूल की नौकरी छोड़ दी। रोते हुए भी स्कूल से निकली और पूरे रास्ते पैदल ही चलती रही। कब घर पहुंची उसे खुद भी पता न चला। मम्मी उसका रोता हुआ चेहरा देखकर बुरी तरह परेशान हो गई थीं, लेकिन वो पत्थर की तरह खामोश बैठी रही। किसी को कुछ न बताया, न मम्मी को न भाई को। खुद को कमरे में बंद कर लिया। 4-5 घंटे के बाद जब खुद को थोड़ा नॉर्मल किया, तब बाहर निकली। माँ को बताकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। वो सोचती रही कि बाहर की दुनिया का मुकाबला कैसे करूंगी। आखिर घर चलाने की जिम्मेदारी तो मेरे कंधों पर है। यही सोच उसे अगले दिन नौकरी ढूंढने पर मजबूर कर गई। रोहित के कॉलेज की फीस, मम्मी की कमेटियाँ और घर के खर्च, ये सब आने वाले वक्त उसे परेशान कर रहे थे। तभी हाथों में फाइल लिए वो माथुर इंडस्ट्रीज पहुंच गई। उसके मासूम हुस्न को देखकर वहां बैठे लोगों की नज़रें जैसे उसी पर टिक गईं, लेकिन वो नज़रें झुकाए बैठी रही। ये उसकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था और उसे नौकरी का कोई अनुभव नहीं था। जैसे ही उसकी बारी आई, वो घबराती हुई अंदर आ गई। इंटरव्यू लेने वाला इंडस्ट्रीज का मालिक पीयूष माथुर नहीं था, बल्कि उसका मैनेजर राजेश मेहरा था। उसे उस खूबसूरत मासूम चेहरे और कम उम्र लड़की को देखकर जैसे होश ही उड़ चुके थे। भला की खूबसूरत काली आंखें, गोरी चिट्टी दमकती रंगत, मानो दूध में गुलाब की पंखुड़ियाँ घोल दी गई हों। कम उम्र की मासूमियत, घबराया हुआ चेहरा। उसके पास क्या नहीं था। वो बड़ी दिलचस्पी से उस लड़की को देखता चला गया और फिर उसे सेलेक्ट कर लिया। राशि को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी नौकरी मिल गई है। ना तो उसके पास कोई अनुभव था और ना ही उसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था। फिर भी इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी तनख्वाह की नौकरी मिल जाना उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। 4 दिनों से जिस मायूसी और परेशानी में वो डूबी हुई थी, सब जैसे एक ही पल में दूर हो गई। वो खुशी से चहकते हुए माँ को बताने लगी कि उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है, ये जाने बिना कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या क्या परेशानियाँ लेकर आने वाला है। ऑफिस का माहौल कुछ अजीब सा था। सारी लड़कियाँ बहुत ही मॉडर्न और खुले कपड़े पहनने वाली थीं। वो अपनी सादगी और सलीके से ओढ़े दुपट्टे में सबसे अलग ही नजर आती थी। सादा कपड़ों में कंधों पर ठीक से फैला दुपट्टा लिए वो अपनी सीट पर आकर बैठ गई। राजेश उसे गौर से देखकर मायूस हुआ। वो तो सोच रहा था ये लड़की यहाँ के माहौल को देखकर खुद ही इसी रंग में ढल जाएगी। 3 दिन हो गए थे उसे नौकरी करते हुए, लेकिन वो अब तक किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। 3-4 दिन गुजरे थे कि राजेश ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। जानती हो मिस राशि, मैंने तुम्हें ये नौकरी क्यों दी है? ताकि तुम ऑफिस के काम के साथ साथ हमारा दिल भी बहलाओ। वो शैतानी अंदाज में बोल रहा था। उसके मुंह से ये गंदी बात सुनकर राशि के होश उड़ गए।
ये क्या कह रहे हैं आप? होश में रहिए, उसने तेज शब्दों में जवाब दिया। न जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। तभी राजेश ने गुस्से से आंखें फैला दी। न तुम्हारे पास अच्छी शिक्षा है न कोई अनुभव, फिर भी मैंने सिर्फ तुम्हें ही नौकरी दी इसलिए कि तुम मुझसे दोस्ती करो, मेरा दिल बहलाओ। इसी शर्त पर यह नौकरी दी थी मैंने, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही आंखें दिखाने लगी हो। नौकरी करनी है तो जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। बोलो, करोगी ना मुझसे दोस्ती? एक बार फिर प्रिंसिपल की तरह ये मैनेजर उसके सामने शैतान बनकर खड़ा था। उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। अभी तो उसे नौकरी करते हुए मुश्किल से 10-15 दिन ही हुए थे। तभी किसी ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया और उसकी जान में जान आई। वो फौरन बाहर निकलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गई, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से डरा हुआ था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसे अजीब नजरों से देख रही थीं, जैसे सब कुछ पहले से जानती हों, क्योंकि राजेश ऐसा इंसान था जो हर नई आने वाली लड़की को न सिर्फ परेशान करता बल्कि अपनी हवस का शिकार भी बनाता था। जो लड़कियां मना करती उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देता, जो मजबूर हो जाती उसकी बात मान लेती थीं, और जो नहीं मानती वे नौकरी छोड़कर चली जाती थीं। राजेश को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राशि का सिर भारी हो रहा था। वो काफी देर तक फाइलें तैयार करती रही, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों बुरी तरह उलझ चुके थे। लंच टाइम हुआ। जैसे ही वो अपनी सीट से उठने लगी उसे जोर का चक्कर आया। लड़खड़ाहट में वो सामने से आने वाले वजूद को देख नहीं पाई। वो कोई और नहीं बल्कि पीयूष माथुर था, जो इस वक्त अपने ऑफिस से निकल रहा था, क्योंकि आज वो इस फैक्ट्री के विजिट पर आया था। उससे जोर से टकराने के बाद वो जमीन पर गिरने ही वाली थी अगर पीयूष उसे सहारा न देता। वो उस नर्म नाजुक सी लड़की को अपनी मजबूत बाहों में समेट चुका था। एक पल के लिए तो राशि का दिमाग कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। बस उसके दिमाग पर पीयूष माथुर के वजूद से उठने वाले तेज परफ्यूम की महक छा गई। वो उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे जैसे खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी। होश में तो है, ध्यान कहाँ है आपका? ये दूसरों की नजरों में आने का अच्छा तरीका है आप लोगों का, कड़वे शब्दों में कहते हुए वो उसे झटक कर पीछे कर गया था। उसकी इंसल्ट करते हुए वो उसे उसकी औकात याद दिला रहा था, जबकि वो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। वो समझ रहा था कि शायद राशि जानबूझकर उससे टकराई है, इसीलिए उसने गुस्से से उस लड़की को देखा, लेकिन फिर अचानक ठिठक गया। शर्मिंदगी से लाल पड़ा चेहरा और काली आंखों में चमकती नमी देखकर वह हैरान रह गया। आज से पहले उसने आज तक कभी ऐसी हसीन खूबसूरती का मेल नहीं देखा था। शायद ये लड़की ऑफिस में नई आई थी। वो कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। पीछे राशि का नाजुक वजूद कांप रहा था, लेकिन दिल की धड़कन थी कि काबू में नहीं आ रही थी। पीयूष माथुर से ये उसका पहला आमना सामना था, और इस अंदाज में हुआ था कि जैसे दिल में एक भूचाल सा मच गया था। उसने अपने दिल को थपक थपक कर सुलाने की कोशिश की, जो मचल मचल कर उस इंसान की छुअन पर जोरों से धड़क रहा था। उसे अपने आप से अभी भी पीयूष माथुर की वो भीनी भीनी सी खुशबू महसूस हो रही थी, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। उसकी औकात नहीं थी उस शानदार मर्द के बारे में सोचने की। मैनेजर राजेश ने उसका जीना हराम कर रखा था। प्रिंसिपल से पीछा छुड़ाकर आई थी, तो अब ये शैतान इंसान उसके पीछे पड़ गया था, जो जबरदस्ती उसे दोस्ती के नाम पर झुकाने की कोशिश कर रहा था। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें नौकरी दी है। अगर मुझसे दोस्ती नहीं करोगी, मेरा कहा नहीं मानोगी, तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और ये तुम भी जानती हो कि यहाँ के अलावा कहीं और तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। ना तो तुम्हारे पास टैलेंट है, ना एक्सपीरियंस, और ना ही इतनी एजुकेशन की कोई तुम्हें रख ले। वो उसे लगातार परेशान कर रहा था। वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। कई बार उसका मन करता कि वो पीयूष माथुर से उसकी शिकायत लगा दे, लेकिन उस दिन के बाद से वो उस कंपनी में नहीं आया था। पीयूष माथुर की कई कंपनीज थीं। वो सिर्फ विजिट पर आया करता था। बाकी ज़्यादातर टाइम उसका अदर कंपनीज में गुजरता था। उधर सुनीता जी भी धीरे धीरे संभल रही थी, लेकिन एक दिन उन्होंने राशि का परेशान चेहरा देख लिया। उलझे हुए शब्दों में बोली, क्या बात है राशि बेटा, कोई परेशानी है? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान रहने लगी हो। वो माँ थी, बेटी की आंखों में छुपी बेचैनी कैसे न देखती। राशि घबरा गई। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम ही इतना होता है। हर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें जमाकर बैठना पड़ता है, और कोई बात नहीं।
वो अपनी परेशानी बताकर उन्हें और फिक्रमंद नहीं करना चाहती थी। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तो सादा से काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें उसकी गोरी रंगत मोतियों की तरह दमक रही थी। हर रोज की तरह सलीके से दुपट्टा कंधों पर फैला हुआ था। वो लगातार अपने काम में बिजी थी, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि राजेश गंदी नजरों से उसके हुस्न को लगातार देख रहा था। उसके मन में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। सुबह के 11 बजे का वक्त था जब प्यून आकर उसके टेबल पर बोला, राजेश साहब ने आपको बुलाया है। उसका गला तक कड़वा हो गया। उसकी नौकरी को 1 महीना होने वाला था, लेकिन ये 1 महीना कैसे गुजरा था ये सिर्फ वही जानती थी। उसे इतना तो एहसास हो चुका था कि उसे ये नौकरी भी उस शैतान इंसान की वजह से अब छोड़नी ही पड़ेगी। आज फिर से वही हुआ था। वो उसे अपने ऑफिस में बुला रहा था, यकीनन वही गंदी बातें करने के लिए, दोस्ती एक्सेप्ट करवाने के लिए, डेट पर जाने का दबाव डालने के लिए, छिछोरे आदमियों की तरह गंदी बातें करना। अब उसकी बर्दाश्त से ये सब कुछ बाहर होता जा रहा था। लेकिन अगर वो नहीं जाती तो वो कुछ भी कर सकता था, नौकरी से निकाल सकता था, तनख्वाह रुकवा सकता था। यही सोचकर उसे उसके पास जाना पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो उठी और उसके ऑफिस में पहुंची, जहां वो अकेला ही बैठा था। उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने बहुत सी औरतों को काले रंग के कपड़े पहने देखा है, लेकिन ये काला रंग जितना आप पर जच रहा है किसी और पर जचते नहीं देखा। आज तो आप कमाल लग रही हैं। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? उसने उसकी बातों का जवाब दिए बिना दो टूक शब्दों में कहा। ये सुनते ही उसके गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं मिस राशि कि मैंने आपको अपने ऑफिस में क्यों बुलाया है। आज फिर वही ऑफर दे रहा हूँ। मुझसे दोस्ती करने फ़ायदे में रहेंगी। मैं पीयूष सर से कहकर आपकी सैलरी भी बढ़वा दूंगा। ऑफिस के बाद मेरे साथ चलना, एक अच्छे से होटल में डिनर करेंगे और उसके बाद। अपनी बात कहकर वो खामोश हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जो रंग थे, राशि को उस आदमी से घिन महसूस होने लगी थी। उसकी मक्कार और गंदी नज़रें उसके दमकते हुस्न पर जमी थीं। सर, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। प्लीज़ मुझ पर दया करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मुझे जितनी सैलरी मिल रही है मैं उसी में खुश हूँ। मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। मैं मजबूरी में ये नौकरी कर रही हूँ। अगर आपने ये नौकरी देकर मुझ पर एहसान किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने दो टूक शब्दों में कहकर बात ख़त्म कर दी। तभी वो गुस्से से उठकर उसके करीब आ गया। इतने नखरे मत करो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूँ मुझे छोड़कर किसी और से दोस्ती कर लोगी। यही करती हैं इस ऑफिस की लड़कियाँ। 4 दिन शरीफ बनी रहती हैं और 5वें दिन किसी न किसी से आंखें टकराकर नए लड़के के साथ डेट पर जाने लगती हैं। तुम भी शरीफ बनने का नाटक कर रही हो ना? या फिर यहाँ किसी और को फंसाने का इरादा है तुम्हारा? सर, प्लीज अपनी हद में रहें। राशि 2 कदम पीछे हटी थी। तभी न जाने कैसे राजेश की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने राशि का हाथ पकड़ लिया, और ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। उसका गंदा स्पर्श महसूस करते ही वो गुस्से से पागल हो गई और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो भी इसी ऑफिस में काम करता था, लेकिन राजेश को कोई परवाह नहीं थी। थप्पड़ खाते ही वो बुरी तरह पागल हो गया था और हंगामा खड़ा कर दिया। तुम्हारी ये हिम्मत, 2 टके की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो तेज तेज आवाज में चीख रहा था, ये जाने बिना कि पीयूष माथुर विजिट पर आए हुए हैं। तभी वो लड़का धीमे शब्दों में बोला, सर प्लीज, आप ये क्या कर रहे हैं? सर, पीयूष बाहर ही हैं। राजेश से थोड़ा होश में आया और गुस्से से बड़बड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। राशि जो थप्पड़ मारने के बाद बुरी तरह कांप रही थी, जानती थी अब उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यही सोचकर वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन दिल ही दिल में उसे यह एहसास भी था कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही था। वो भी थके हारे कदमों से बाहर की ओर बढ़ी थी। बाहर पीयूष माथुर के सामने राजेश गुस्से से चिल्ला रहा था, सर, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। 2-2 टके की लड़कियां आती हैं और मुझ पर हाथ उठाती हैं। इनकी ये हिम्मत। ये सुनकर पीयूष माथुर चौंक गया। वो हैरान था क्योंकि राजेश मेहरा कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा था। पीयूष माथुर को अंदाजा नहीं था कि वो अंदर से इतना शैतान और गंदी सोच वाला इंसान है। तभी हैरत भरे शब्दों में बोला, कौन है वो लड़की जिसने आप पर हाथ उठाया है? उसे अभी इसी वक्त बुलाइए। वो तुरंत अपने ऑफिस में पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद राशि कांपती हुई पीयूष माथुर के सामने खड़ी थी। दूसरी तरफ राजेश मौजूद था, जिसकी आंखों में अब भी शैतानियत की चमक थी, लेकिन चेहरे पर बनावटी मासूमियत सजी हुई थी।
सामने पीयूष माथुर हैरानी से उस कम उम्र मासूम सी लड़की को देख रहा था, जो न जाने क्यों इतनी डरी सहमी और घबराई हुई सी, परेशान सी नजर आ रही थी। ये लड़की राजेश साहब को थप्पड़ मार सकती है। पीयूष माथुर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र सी मासूम सी लग रही थी। फिर भी गुस्से में वो कड़क आवाज में बोला, मिस राशि, आपने हिम्मत कैसे की राजेश साहब को थप्पड़ मारने की? ये बात जानते हुए भी कि वो हमारे ऑफिस के बहुत ही सीनियर और सम्मानित पुराने कर्मचारी हैं और आपसे पद में बड़े भी हैं। उसकी भारी आवाज़ सुनकर राशि डर से कांप उठी। फिर भी सिर झुकाए अटके हुए शब्दों में बोल पड़ी, सर, मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि राजेश सर मुझसे बदतमीजी कर रहे थे और मुझे कई दिनों से परेशान भी कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत करके उसने ये सच कह दिया था। उसकी बात सुनकर राजेश एक पल के लिए घबरा गया। उसे यकीन नहीं था कि ये लड़की पीयूष माथुर के सामने सच बोलने की हिम्मत कर पाएगी। उसे लगा कि वो डर जाएगी, अपनी इज्जत का ख्याल करेगी और चुप रह जाएगी। आखिर उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं था। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और कहने लगा, नहीं सर, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये बहुत मक्कार है। इसकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है। फिर भी इसकी विनती और इसके घर की खराब हालत देखकर मैंने इसे नौकरी पर रखा था। अब ये चाहती है कि किसी तरह से इसे पीयूष सर की सेक्रेटरी बनवा दूं और इसकी तनख्वाह बढ़वा दूं। इसके लिए ये मुझसे दोस्ती करने की बात भी कर रही थी और मेरे साथ बाहर डेट पर जाने की बात कर रही थी। जब मैंने इसे ऑफिस से निकलने को कहा तो इसने उल्टा मुझे ही थप्पड़ मार दिया। राजेश बड़े मक्कार अंदाज में झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। राशि हैरानी से उस इंसान को देखती रह गई। ऑफिस में खड़े 2-4 लोग तमाशा देख रहे थे। वो सबके सामने बुरी तरह से अपमानित हो चुकी थी। ना तो उसके अंदर इतनी हिम्मत बची थी कि सबके सामने और बोले, और ना ही अब उसके पास बोलने के लिए शब्द बचे थे। रोती बेबस आंखों से उसने सामने बैठे इंसान की ओर देखा कि शायद वो इंसाफ करे। पीयूष माथुर हैरान रह गया। मासूम खूबसूरत काली आंखें, वो इतनी हसीन थी कि वो एक पल को उनमें खो गया। रोते हुए वो और भी कयामत लग रही थी और उसके चेहरे पर सच्चाई साफ झलक रही थी, लेकिन उस वक्त कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। अचानक राशि पलटी, अपना पर्स उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गई। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीयूष माथुर पत्थर की तरह बना बैठा रह गया, मानो उसकी आंखों ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। उसके जाने के बाद राजेश ने राहत की सांस ली थी कि चलो, सच्चाई सामने नहीं आई थी और वो खुद ही नौकरी छोड़कर चली गई, वरना उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती। सब लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन पीयूष माथुर अब भी खामोश था। वो उस लड़की की आंखों को भूल नहीं पा रहा था, जिस तरह उसने उम्मीद भरी नजरों से उसकी ओर देखा था और फिर इंसाफ न पाकर चुपचाप चली गई थी। और तभी पीयूष ने एक फैसला किया और अपना कंप्यूटर ऑन कर लिया। अब वो ये तय करने वाला था कि सच्चा कौन है और झूठा कौन, क्योंकि सच्चाई बहुत जल्द उसके सामने आने वाली थी। सच कहती हैं मम्मी, बाहर की दुनिया दरिंदों से भरी पड़ी है। पहले वो दरिंदा प्रिंसिपल और अब ये नया शैतान राजेश, जिसने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अब वो तीसरी जगह फिर नौकरी करेगी और फिर शायद ऐसा ही होगा। यही सोचकर वो ऑफिस से रोती हुई घर पहुंची थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उसने अपने आंसू साफ कर लिए थे। सुनीता जी को उसने कोई बहाना बना दिया और अगले दिन फिर से नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। अब वो न किसी स्कूल में जॉब करना चाहती थी और ना ही किसी कंपनी में। इसलिए आज वो एक बंगले के सामने खड़ी थी, जहाँ एक बूढ़ी औरत के लिए केयर टेकर की जरूरत थी। तन्हाई से घिरा आलीशान सा वो बंगला। उससे पहले ही 3-4 और औरतें इस नौकरी के लिए आई हुई थीं, लेकिन वो खामोशी से खड़ी रही। अपनी बारी आने पर उसने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू लेने वाली एक खूबसूरत औरत थी, गोरी चिट्टी जबान सी, लेकिन उसके बराबर में ही व्हीलचेयर पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके लिए केयर टेकर की जरूरत थी। राशि को उम्मीद नहीं थी कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। फिलहाल वो इंटरव्यू देकर घर वापस आ गई थी। 3 दिन हो चुके थे और वो नौकरी पर नहीं जा रही थी। सुनीता जी भी परेशान थी, लेकिन उसने बहाना बना दिया था। इंटरव्यू के अगले दिन जब उसके मोबाइल पर एक अनजाना नंबर से कॉल आई और बताया गया कि उसे नौकरी के लिए चुन लिया गया है और अगले दिन से जॉब ज्वाइन करनी है, तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो काफ़ी देर तक उस मैसेज को देखती रही। खुशी के मारे उसकी आंखों में नमी चमकने लगी। मम्मी, मुझे नौकरी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए वो सुनीता जी के गले लग गई। सुनीता जी हैरानी से उसे देखने लगी। लेकिन बेटा, नौकरी तो तुम्हें पहले ही मिल चुकी थी, तुम ऑफिस भी जाती थी,
ये नई नौकरी? तुम तो कह रही थी कि छुट्टी पर हो, तो क्या तुमने वो नौकरी छोड़ दी? सुनीता जी उसे टटोलती नज़रों से देख रही थीं। बेटी की नज़रें चुराना बेटी का यूं नज़रें चुराना उन्हें बहुत कुछ कह गया था। उन्होंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। मैं मजबूर हूँ बेटा, बहुत मजबूर। मैं तुम्हें नौकरी करने से मना भी नहीं कर सकती। अगर मना कर दूँ तो ये घर कैसे चलेगा, हमारा पेट कैसे भरेगा। लेकिन बस तुमसे इतना कहूँगी, कभी खुद को कमज़ोर मत समझना, हमेशा मजबूत बनी रहना। ये दुनिया दरिंदों से भरी पड़ी है, लेकिन औरत कमज़ोर नहीं होती। अगर वो ठान ले तो इन दरिंदों को उनकी औकात याद दिला सकती है। माँ काफ़ी देर तक उसे समझाती और हिम्मत देती रहीं। राशि के अंदर भी हौसला भरने लगा था। उसने अपनी नई उसने अपनी नई नौकरी के बारे में बताया तो सुनीता जी को भी थोड़ा सुकून मिला कि घरेलू माहौल होगा तो शायद उसे इतनी परेशानी नहीं होगी। अगले दिन से उसे जॉब पर जाना था। केयर टेकर की नौकरी मिलना उसे किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि तनख्वाह बहुत अच्छी थी। भले ही काम कोई भी करना पड़े, उसे तो बस एक बूढ़ी औरत की सेवा करनी थी। कम से कम बाहर के गंदे मर्दों से तो बची रहेगी, यही सोचकर वो खुशी से बेहाल थी। फिर मम्मी से बोली, मुझे कल से जॉब पर जाना होगा, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये मैं नौकरी निभा सकूं। 2 नौकरियां तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है यहाँ मैं टिक जाऊंगी। वो बड़ी मासूमियत से कह रही थी और सुनीता जी उसे खामोशी से देखती रह गईं। पति के जाने के बाद उनकी बेटी क्या से क्या हो गई थी। एक दिन रोहित ने डरते डरते कहा था, दीदी मैं भी कहीं जॉब कर लेता हूँ। तो उसने उसे डांट दिया था और कहा था, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। वो जानती थी इस मुश्किल रास्ते से गुजर कर ही कोई अच्छी मंजिल मिलेगी, इसीलिए वो अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहती थी। अगले दिन ही वो माथुर हाउस के सामने खड़ी थी, जहाँ उसे उस बूढ़ी औरत की देखभाल करनी थी। वो बूढ़ी औरत उसे देखकर मुस्कुरा दी। उनका नाम आराधना था और वो बड़ी ही सख्त मिजाज की औरत थी। इंटरव्यू लेने वाली औरत जिसका नाम नैना था, उसने राशि को अपने करीब बुलाया और कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें इस नौकरी पर इसलिए रखा है कि तुम अम्मा जी की अच्छे से देखभाल कर सको। तुम जवान हो, उन्हें संभाल सकती हो और मुझे शिकायत का कोई मौका मत देना। जी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इन्हें बहुत अच्छे से संभाल लूँगी। फिर सच में उसने कुछ ही दिनों में आराधना जी के दिल में अपनी जगह बना ली। वो उन्हें एक मरीज की तरह नहीं, बल्कि अपनी सगी दादी की तरह ट्रीट करती थी। उनका इलाज चल रहा था। दवाइयों की वजह से उनका मिजाज काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा रहने लगा था, लेकिन राशि उनकी हर पुकार पर फौरन दौड़ी चली जाती। ये देखकर आराधना जी खुश हो जाती कि उन्हें एक ऐसी ही अच्छी लड़की चाहिए थी जो उन्हें मिल गई, जो उनकी बात मानती है और उनकी सेवा करती है। राशि उनके दिल में बहुत बड़ी जगह बना चुकी थी। दूसरी तरफ नैना जी भी निश्चिंत थी, क्योंकि अम्मा जी की वजह से उनका कहीं आना जाना बहुत मुश्किल था। उम्र और बीमारी ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया था। घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उनके पति दुबई में अपना बिजनेस करते थे। हिंदुस्तान का चक्कर भी 3-3 4-4 महीने में लगाते थे, फिर वापस चले जाते और यहाँ का कारोबार उनका बेटा संभाल रहा था। लेकिन राशि नहीं जानती थी कि उनका बेटा कौन है। अगर जान जाती तो शायद वो कभी यहाँ पर नौकरी ही ना करती, क्योंकि इस घर का मालिक कोई और नहीं बल्कि पीयूष माथुर ही था। एक दिन जब वो आराधना जी के कमरे में बैठी थी, उनके पैरों पर जैतून के तेल की मालिश कर रही थी, तभी किसी ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आया। राशि ने जैसे ही सिर उठाकर देखा, वो पत्थर की तरह जड़ हो गई। आराधना जी का पोता पीयूष माथुर उनके सामने खड़ा था। उसे देखकर पीयूष खुद भी हैरान रह गया। जिस लड़की ने अपनी काली आंखों के जादू से उसके दिल पर असर कर दिया था, आज वही लड़की उसके सामने थी। कितने दिनों तक वो उस लड़की के बारे में सोचता रहा था, जो गुस्से में उसके ऑफिस से नौकरी छोड़कर चली गई थी, और आज वही उसके घर में उसकी दादी की केयर टेकर बनकर मौजूद थी। बहुत दिनों पहले उसकी माँ ने बताया था कि दादी के लिए केयर टेकर का इंतजाम हो गया है। उसे इन बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बस उसने अपनी माँ से इतना कहा था कि दादी की सेहत बहुत अहम है मेरे लिए, और केयर टेकर से कह देना कि उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखे। लेकिन पीयूष को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि केयर टेकर के रूप में यही लड़की उसके सामने आ जाएगी। उसे देखते ही राशि बुरी तरह घबरा गई। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसका बस चलता तो वो उसी वक्त खुद को यहाँ से गायब कर देती, लेकिन पीयूष माथुर की आंखों में उसे देखकर एक अजीब सी चमक आ गई थी, जैसे उसका यहाँ पर होना उसे अच्छा लग रहा हो। फिर वो अपनी दादी के पास आया और उनकी तबीयत पूछने लगा। आराधना जी उसकी तारीफ करने लगी। अरे, ये लड़की तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ तोहफा है। मेरा इतना ख्याल रखती है कि अब मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं रहती, न दवाइयों की न अपनी सेहत की।
पीयूष उसे गौर से देख रहा था। ये वही लड़की थी जो रोती हुई उसके ऑफिस से नौकरी छोड़कर चली गई थी। बाद में जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो वही लड़की पूरी तरह बेगुनाह साबित हुई थी। उसने राजेश को खूब जलील किया था और नौकरी से भी निकाल दिया था, क्योंकि इस हंगामे के बाद एक दूसरी लड़की भी राजेश की शिकायत लेकर उसके पास आई थी। वो लड़की भी यही कह रही थी कि राशि गलत नहीं थी बल्कि राजेश गलत था, क्योंकि वो पहले भी कई लड़कियों के साथ बदसलूकी कर चुका था। वो लड़कियों को परेशान करता था, उन्हें अपने साथ दोस्ती करने पर मजबूर करता था। उसके खिलाफ काफ़ी सारे सबूत इकट्ठा हो चुके थे। इसीलिए पीयूष ने राजेश को नौकरी से निकाल दिया और उसकी जगह दूसरे आदमी को मैनेजर की पोस्ट पर रख दिया। वो बहुत दिनों से उस लड़की की तलाश में था। ये नहीं जानता था कि ये लड़की आज उसके सामने ही उसके घर में मिल जाएगी। लेकिन राशि उसे देखकर ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। वो किसी भी हाल में उसके सामने नहीं आना चाहती थी। बाहर आकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसके मन में बस यही चल रहा था कि अब यहाँ से भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसे यहाँ नौकरी करते हुए 2 महीने हो चुके थे। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। घर का गुजारा ठीक से चल रहा था। मम्मी की परेशानियाँ और चिंताएं दूर हो गई थीं, क्योंकि राशि ने बताया था कि घर का माहौल बहुत अच्छा है, बस दादी की सेवा करनी होती है। उनकी बहू ज़्यादातर पार्टियों वगैरह में बिजी रहती है। घर में वो और सिर्फ दादी होती हैं। दादी भी उसे बहुत प्यार करती हैं। अब उसे किसी का कोई डर नहीं था। ये सुनकर सुनीता जी काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई थीं। घर का निजाम एक बार फिर से ठीक हो गया था, जो पापा के जाने के बाद काफ़ी परेशानियों में बदल गया था। अब कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन राशि ये नहीं जानती थी, ये घर उसी फैक्ट्री के ऑनर पीयूष माथुर का बंगला है, जहाँ वो नौकरी कर रही है। और आज उसका उससे आमना सामना भी हो चुका था। उसने घड़ी में वक्त देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसके जाने का टाइम हो गया था। घर की नौकरानी को बताकर वो जल्दी से अपने घर के लिए निकल गई थी। अगले दिन तक उसने खुद को अच्छे से इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो उसे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। वो 10 बजे ही माथुर हाउस पहुंच चुकी थी। दादी के कमरे में आई तो दादी नाश्ता कर चुकी थी और अब बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। आज तुम लेट हो गई बेटा। मोस्टली वो 9:30 तक पहुंच जाती थी। बस दादी, सर में थोड़ा दर्द था। उसने नजरें चुराई। क्या बताती कि रात भर वो सो ना सकी थी और उसके ना सोने के पीछे उनका लाडला इकलौता पोता था। तो बेटा छुट्टी कर लेती, एक दिन का क्या था, मैं किसी न किसी तरह मैनेज कर लेती। कोई बात नहीं दादी, अब तो मुझे भी आपकी आदत पड़ गई है। आपके बिना मेरा भी दिल कहाँ लगता है। उसकी इतनी मोहब्बत पर दादी के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट बिखर गई। उन्हें ये छुई मुई नाजुक सी मासूम सी लड़की बहुत अच्छी लगती थी। वो बीपी ऑपरेटर लाकर उनका बीपी चेक करने लगी। थोड़ी देर में बीप हुई। बीपी बिल्कुल नॉर्मल था। उसने दवाइयाँ तलाश की, लेकिन उनमें शुगर की दवाई नहीं थी। दादी, शुगर की दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी थीं। मैंने आपसे कहा था ना कि आपने दवाई मंगानी है। हाँ बेटा, मंगा ली थी। पीयूष को बोल दिया था, वो ले भी आया है। शायद उसके कमरे में रखी हैं। तुम ऐसा करो, उसके कमरे से जाकर ले आओ। वो तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया होगा। फर्स्ट फ्लोर पर दाएं तरफ जो पहला कमरा है वो उसी का है। जी दादी, वो हकलाई थी। हाँ तो क्या हुआ, जाओ जाकर ले आओ। तुम्हें इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि पीयूष को अपने कमरे में किसी का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए तुम्हें भेज रही हूँ। अब वो दादी को मना भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मरे मरे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई। दिल में सुकून था कि वो ऑफिस जा चुका है। कांपते हाथों से दरवाजा धकेला। जरा सा झांक कर देखा तो पूरा कमरा खाली पड़ा था। सुकून की गहरी सांस लेते हुए वो अंदर आ गई। बेहद खूबसूरत और सलीके से सजा हुआ कमरा। दिल बेवजह धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला। पता नहीं क्यों ये इंसान उसके हवासों पर सवार हो जाता था। जब भी उसके बारे में सोचती, दिल एक अनजानी लय पर धड़कने लगता था। जल्दी से खुद को संभालते हुए उसने साइड टेबल की तरफ कदम बढ़ाए। टेबल के ऊपर ही दवाइयों का एक एनवलप रखा हुआ था। जैसे ही उसने दवाइयों का पैकेट उठाया, उसका हाथ उसी टेबल पर रखे जूस के गिलास से लगा था। जूस का गिलास उसके पैरों पर आकर गिरा। ओह गॉड, ये क्या हो गया। वो बुरी तरह घबराई। दवाइयों का पैकेट वापस टेबल पर रखते हुए जल्दी जल्दी अपने दुपट्टे से अपने पैर साफ करने लगी। इस चक्कर में जूस उसके कपड़ों को और भी ज़्यादा ख़राब कर चुका था। बेबसी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी ताकि हाथ पैर अच्छे से धो सके। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जबान जैसे तालू से चिपक गई थी।
क्योंकि बाथरूम में पीयूष माथुर नहाने के बाद खुद को टॉवल से साफ कर रहा था, जबकि राशि को अपने सामने देखकर उसके होठों से चीख निकली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जबकि अब राशि भी होश में आई थी। उसके होठों से इतनी जोरदार चीख निकली कि पीयूष ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थीं। और जब अपनी हालत का एहसास हुआ तो उसे उसकी चीख का मतलब समझ आया था। उसने जल्दी से वही टॉवल अपने आसपास लपेट ली। बदतमीज, बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती एक मर्द के कमरे में आते हुए, और उसके बाद उसके बाथरूम में भी घुसी चली आई। मुझे नहीं पता था कि आप बाथरूम के अंदर हैं, लेकिन आपको भी मैनर्स होना चाहिए। नहाने से पहले इंसान बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद करता है। मेरा कमरा, मेरा बाथरूम, मैं बंद करूं या खोल कर नहाऊं? तुम मुझे ये सब बताने वाली कौन होती हो? ये आवाज़ राशि को अपने बेहद करीब से महसूस हुई थी। वो झटका खाकर पीछे मुड़ी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने आंखों पर हाथ रख लिए, क्योंकि अभी भी वो सिर्फ टॉवल में था। तो देखिए सर, मुझसे गलती हुई है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वो जूस का गिलास मेरे हाथों से छूट गया था और वही साफ करने के लिए मैं बाथरूम में आई थी। मैं चलती हूँ अब। वो जल्दी से बाहर की ओर भागी थी, लेकिन अगले ही पल पीयूष ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा था कि वो उसके सीने से टकराते टकराते बची। अगर वो उसके सीने पर अपने दोनों हाथ नहीं रख लेती तो वो सीधा उसके सीने से जाकर लगती। देखो, अभी अभी तुमने जो कुछ भी देखा है ना, इसे यहीं अपने दिमाग से निकाल कर जाना, समझी? वो जज्बातों से भरपूर निगाहों से उस लड़की को देख रहा था। दिल तो पीयूष का भी उस लड़की को देखकर जोरों से धड़कने लगता था। वो जो हमेशा लड़कियों से दूर भागता था, लड़कियों को देखते ही उसे किसी का दिया धोखा याद आता था। लेकिन आज न जाने क्यों राशि को देखकर उसे अच्छा लग रहा था। दिल कुछ शरारत करने की इजाज़त मांग रहा था, लेकिन फिलहाल ये हक उसके पास नहीं था। इसीलिए उसने अपने दिल को जैसे तैसे समझाकर शांत किया था। मैंने कुछ भी नहीं देखा। कुछ देर पहले का सीन याद आते ही उसका गुलाबी चेहरा लाल हो गया था और उसके चेहरे के रंग देखकर पीयूष को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। उसने होंठ भींचकर अपनी हंसी दबाई थी। अच्छी बात है, जाओ, लेकिन चेहरे के भाव नॉर्मल करो, वरना किसी को भी पता लग जाएगा कि कमरे में क्या हुआ था। उसे आज़ाद करते हुए वो बोला तो राशि वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे भूत लग गया हो, जबकि पीछे से पीयूष के लबों पर एक जानदार सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। राशि तो बुरी तरह डर चुकी थी। वो भागती हुई सीधा बाहर गार्डन में आई थी। वो बाहर गार्डन के कोने में खड़ी हो गई ताकि किसी की नज़र में ना सके। उसे लग रहा था जैसे आज तो उसकी नौकरी का आखिरी दिन है। तभी उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। राशि, मेरी बात सुनो। यह आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गई। पीयूष माथुर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था और उसे बड़ी ही दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। राशि ने जल्दी से खुद को संभाला और सोचने लगी कि वो भला अपने ऑफिस में काम करने वाली एक आम सी वर्कर को कैसे पहचान सकता है। उसे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात बाथरूम में जाने की, तो वो तो सब गलती से हुआ था, मेरी कोई गलती नहीं थी। वो खुद को समझा रही थी, लेकिन दिल था कि काबू में नहीं आ रहा था। आप इतना डर क्यों रही हैं? मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। पीयूष के नरम शब्दों पर वो और भी हैरान हो गई। डोंट वरी राशि, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको गलत लड़की समझता था, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। बाद में आपकी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी कि आप झूठ नहीं कह रही थीं, बल्कि वो इंसान ही गलत किरदार का मालिक था। राशि ने अपनी आंखें उठाकर हैरत से उस इंसान को देखा, जिसके चेहरे पर बड़ी नम्रता थी और आंखों में अजीब सी चमक। मतलब वो पहचान चुका था। फिर उसने जल्दी से नजरें झुका ली। थैंक यू सर। वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो इंसान मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। बस मैं उसकी शिकायत नहीं कर पाई। पीयूष मुस्कुरा दिया। आज मैं अपने ही घर में आपको देखकर हैरान हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि दादी की केयरटेकर आप हैं। पीयूष की बात पर वो उंगलियां चटकाने लगी, जैसे किसी अजीब सी शर्मिंदगी का सामना कर रही हो। वो उसे कैसे बताती कि बाहर की गंदी नज़रों से बचने के लिए घर की चार दीवारी उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ जगह है। उसे यूँ परेशान और खामोश देखकर वो नरम शब्दों में कहने लगा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, यहाँ से अब आपको कोई नहीं निकालेगा। उसके ये शब्द सुनकर राशि के दिल में एक सुकून सा उतर गया। उसने थैंक यू सर कहते हुए सिर झुका दिया। फिर पीयूष पलटकर चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी मुस्कुराहट थी। दूसरी तरफ नैना जी हैरान थी कि ये लड़की, जो देखने में बहुत ही आम सी लगती है, उससे पीयूष माथुर जैसा मगरूर और किसी से ज़्यादा बात न करने वाला इंसान मुस्कुराकर बातें कर रहा था। लेकिन नैना जी ये भी अच्छी तरह जानती थी कि पीयूष के अतीत में क्या कुछ हो चुका है।
वो लड़कियों से दूरी बनाए रखने वाला इंसान था, लेकिन उसकी वजह लड़कियों से नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत में मिली नाकामी और रुसवाई थी, जो उसे निकिता जैसी लड़की से मोहब्बत करने के बाद मिली थी। उसने सिर्फ निकिता से मोहब्बत ही नहीं की थी, बल्कि उस मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे शादी भी की थी। लेकिन निकिता बेहद खुदगर्ज और मतलब परस्त लड़की निकली। कुछ महीनों तक वो हंसते हंसते पीयूष के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रही। दोनों हनीमून के लिए सिंगापुर भी गए थे। लेकिन शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे कि वे एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं निकिता की मुलाकात हार्दिक से हुई, जो बिजनेस कम्युनिटी का एक अरबपति इंसान था। उम्र में वो पीयूष के पिता के बराबर था, लेकिन वो निकिता को देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा था। जब निकिता को पता चला कि वो कितना अमीर है, उसके पास दौलत जायदाद की कमी नहीं और वो काफी समय पहले अपनी पत्नी को तलाक दे चुका है, तो जाने कैसे उसके दिल में एक शैतानी ख्याल पनपने लगा। उस वक्त तो पीयूष का बिजनेस काफी डाउन चल रहा था और आगे कोई अच्छी उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। निकिता को अब हार्दिक चौधरी जैसा एक मालदार इंसान चाहिए था। कब वो पीयूष माथुर की नाक के नीचे हार्दिक चौधरी से चोरी छुपी मुलाकातें करने लगी। पीयूष को इस बात का पता ही नहीं चला। जब उसे ये सब कुछ पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 9 महीने की शादी में वो 2 महीने की प्रेगनेंसी को भी गिरा चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने पीयूष से साफ शब्दों में कह दिया कि वो उससे तलाक चाहती है, क्योंकि वो हार्दिक चौधरी से शादी करना चाहती है, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। अपनी मोहब्बत को इस तरह रुस्वा होते देखकर पीयूष माथुर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। प्रेगनेंसी गिराने वाला उसका वो गुनाह जो माफी के काबिल नहीं था। उसने तलाकनामा निकिता के मुंह पर दे मारा और खुद को जैसे हर खुशी से आजाद कर लिया। अब वो एक बेहद बिजी रहने वाला इंसान बन गया था। कुछ ही सालों में उसने अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वो नहीं जानता था इस वक्त निकिता और हार्दिक चौधरी कहाँ हैं, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ काम काम और काम बना लिया था। इसके अलावा उसकी कोई सोच नहीं थी। निकिता ने जिस तरह उसके साथ धोखा किया था, मोहब्बत के नाम पर जिस तरह उसे बेइज्जत किया था, उसे वो माफ नहीं कर सकता था और ना ही अब अपने दिल में किसी और लड़की को जगह दे सकता था। उसे लगने लगा था कि सारी लड़कियां ही लालची होती हैं, जो सिर्फ पैसों के लिए मर्दों के करीब आती हैं। इस हादसे को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन आज तक नैना जी के लाख कहने लाख समझाने के बावजूद भी उसने दूसरी शादी नहीं की थी। औरत जात से उसका भरोसा उठ चुका था, लेकिन आज अपने बेटे को देखकर नैना जी हैरान थी कि वो उसी लड़की से मुस्कुराकर बातें कर रहा था। ये देखकर उनके दिल में गहरी सोच जन्म ले चुकी थी और वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। पीयूष माथुर को न जाने क्या हो गया था, वो उस लड़की के बारे में बहुत सोचने लगा था। हालांकि उसने फैसला किया था कि निकिता के बाद वो कभी किसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा, लेकिन उस लड़की को देखकर वो एक बार फिर जिंदगी की खुशियों की तरफ लौटने लगा था और किसी को अपनाने के बारे में सोचने लगा था। मगर उसका अतीत जो बेहद भयानक था, उसके बारे में भी सोचना नहीं चाहता था। आज भी वो ऑफिस से आने के बाद सीधा दादू के कमरे में चला आया, जहां राशि उनके कंधे दबा रही थी। हमेशा की तरह उसका हल्के रंग का दुपट्टा कंधों पर मौजूद था। वो बहुत ही खामोश तबीयत की लड़की थी। अगर आराधना जी उससे खुद बात कर लेती तो वो हाँ हूँ में जवाब दे देती, वरना ज़्यादातर चुप ही रहती। आज भी पीयूष को अपने कमरे में देखकर वो बुरी तरह घबराई थी। जब से उसका टकराव बाथरूम में हुआ था, वो उससे बचकर रहती थी। जब भी वो कहीं सामने पड़ जाता तो वो उससे झट से बचकर निकल जाती। इस वक्त भी फौरन ही वो दूर हटकर खड़ी हुई, जबकि पीयूष उसे देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे देखकर राशि के चेहरे पर जो रंगों का जाल बिखरता था, पीयूष को वो रंग अंदर ही अंदर बहुत मजा देते थे। कैसी तबीयत है आपकी दादू? वो मुस्कुराते हुए उनसे पूछ रहा था, लेकिन उसकी निगाहें चोरी चोरी उस लड़की पर उठ रही थीं, जो उसकी नज़रों से बुरी तरह परेशान हो रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि पहले से ज़्यादा जवान और सेहतमंद। तुम अपनी सुनाओ। बस यही ख्वाहिश रह गई है कि मेरे पीयूष के बच्चे हों, जिन्हें मैं अपनी गोद में खिलाऊं। दादी ने अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर पीयूष एकदम से हंस पड़ा। मैं भी यही सोच रहा हूँ दादी। अपने पोते के मुंह से ये बात सुनकर वो हैरान रह गई। कहाँ वो शादी से भागने वाला, बेहद खड़ूस और मगरूर, जिसे लड़कियों के नाम से भी नफरत थी। दादू खुश होकर कहने लगी, अच्छा तो इसका मतलब है मेरे पोते को कोई लड़की पसंद आ गई है। बताओ कौन है वो लड़की? उन दोनों दादी पोते की बातें सुनकर राशि के दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने सर उठाया। वो फौरन कमरे से बाहर जाने लगी।
तभी पीयूष ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। राशि, आप कहाँ जा रही हैं? सर, मैं दादी के लिए सूप लेने जा रही हूँ। इतना कहकर वो फौरन कमरे से बाहर चली गई। तो दादू ने दिलचस्पी से पूछा, सच सच बताओ, कौन है वो लड़की जिसे तुम पसंद करने लगे हो और जिससे शादी करने का सोच रहे हो? इतना तो जानती हूँ कि मेरे पोते की पसंद कोई आम सी लड़की तो हो नहीं सकती। पीयूष मुस्कुराकर बोला, जी दादू, सच में वो लड़की आम नहीं, बहुत खास है, आपको भी पसंद आएगी। ये सुनकर वो और हैरान हुई। अच्छा अच्छा, पहेलियां मत बुझाओ, बताओ कौन है वो? तभी नैना जी ने कमरे का दरवाजा खोला। मुझे पता है माँ जी, आपका पोता किस पर फिदा है। वो काफ़ी देर से दादी पोते की बातें दरवाजे के उस पार से सुन रही थी। अंदर आते ही आराधना जी एक पल के लिए हैरान रह गई। अच्छा, तुम्हें पता है तो बताओ मुझे, कौन है वो लड़की? नैना जी मुस्कुराकर बोली, जी मुझे अंदाजा है, आजकल ये मिस्टर बहुत खुश रहने लगे हैं। मैंने नोटिस किया है कि आखिर खुशी की वजह क्या है। आपको भी उस लड़की के बारे में सुनकर हैरत होगी। अब तो दादू बेचैन हो गई, जबकि पीयूष हैरान था कि उसकी माँ को ये राज कैसे पता चला। जबकि नैना जी बोली, ये जो नौजवान और खूबसूरत लड़की आपने केयरटेकर की जॉब पर रखी है ना, मुझे लगता है यही लड़की है जो हमारे इस लाडले को पसंद आ गई है। क्यों पीयूष, सच कह रही हूँ ना? वो माँ थी, भला अपने बेटे के दिल में कैसे न झांकती? पीयूष एकदम से खामोश बैठा रह गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ पहले से सब जानती हैं। दादू हैरान होकर बोली, अच्छा ये लड़की नेचर और आदत की तो अच्छी है, बस गरीब घर की है। नैना, तुम्हें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं? नैना जी मुस्कुराकर बोली, भला मुझे क्या एतराज़ होगा, जिंदगी इसने गुजारनी है, अमीर हो या गरीब। लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, न जाने कौन सी मजबूरी है जो ये नौकरी कर रही है। और जब हमारे पीयूष को वो लड़की पसंद है तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा दोबारा घर बसाना चाहता है। ये सुनकर पीयूष बहुत खुश हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि माँ और दादी को उसकी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं होगा। फिर भी वो लड़खड़ाते शब्दों में बोला, मम्मा, क्या राशि के पेरेंट्स को इस बात पर एतराज़ नहीं होगा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ? वो कैसे अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देंगे? नैना जी मुस्कुराकर बोली, मैं उनके सामने दामन फैलाऊंगी, कहूंगी अपने हीरे जैसी बेटी हमें दे दें। मेरे बेटे को इतने सालों के बाद कोई लड़की पसंद आई है। तुम्हारे लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा करूंगी। पीयूष ने उनके कंधे पर हाथ रखा। यू आर ग्रेट मॉम। थैंक्स। वो बहुत खुश नजर आ रहा था, लेकिन वो तीनों ये नहीं जानते थे राशि उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। उसके तो पांव तले से जमीन खिसक गई। उसे हैरानी हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीयूष की निगाहें उसे हमेशा बेचैन करती थीं, अजीब लगती थीं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके देखने का अंदाज पसंद में बदला हुआ है। उसके दिल में पीयूष के लिए कुछ अलग सी फीलिंग्स उतरने लगी। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग कमरे से चले गए तो वो अंदर आई थी। दादू ने बातों बातों में पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है राशि? राशि उनकी बातों का मतलब समझ रही थी, सर झुकाकर बोली, मम्मी है, छोटा भाई है, पापा तो 6 महीने पहले ही इस दुनिया से चले गए। कोई बात नहीं बेटा, भगवान कुछ लेता है तो बहुत कुछ देता भी है। वो खामोश रही, लेकिन उनकी बातों का मतलब अच्छे से समझ चुकी थी, क्योंकि उसने सब सुन लिया था और न जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। दिल एक अजीब सी लय पर धड़क रहा था। वो हैरान थी कि इतनी ढेर सारी खुशियाँ उसके दिल की दहलीज पर दस्तक देने वाली हैं। ठीक 1 हफ्ते के बाद नैना जी बहुत सारी मिठाई और तोहफों के साथ राशि के घर पहुंच गई, पीयूष के लिए उसका रिश्ता लेने, और वो भी बिना बताए। आज छुट्टी होने की वजह से राशि घर पर थी और रोहित भी मौजूद था। सुनीता जी हैरान थीं कि ये औरत कौन है, जबकि राशि उन्हें अपने घर देखकर बुरी तरह हैरान और परेशान हो चुकी थी। मैम, आप यहाँ? वो बोली तो नैना जी मुस्कुराकर कहने लगी, आज मैं खास काम से आपकी माँ से मिलने आई हूँ, उम्मीद है मुझे मायूस नहीं लौटाया जाएगा। फिर उन्होंने अपने दिल की बात सुनीता जी के सामने रख दी और पीयूष का अतीत भी खोलकर सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती थीं। सुनीता जी हैरान रह गईं। इतने ऊंचे घर से उनकी बेटी का रिश्ता आया था। उसके नसीब का सितारा तो जैसे आसमान पर पहुंच चुका था। इनकार करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। राशि बहुत घबरा रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी माँ और उसके भाई का ख्याल कौन रखेगा। लेकिन सुनीता जी ने इनकार नहीं किया, बल्कि हाँ कर दी, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उनके पति की भी यही इच्छा थी कि वो जितनी जल्दी हो सके राशि की शादी कर दें। इसीलिए उनके लिए ये बहुत अच्छा रिश्ता था। नैना जी खुशी खुशी वापस लौट आईं। ठीक 15 दिन के बाद ही शादी की तारीख रख दी गई, क्योंकि दोनों तरफ से सादगी से शादी करना तय हुआ था।
मम्मी आपने ये क्या किया, इतनी जल्दी शादी, और अभी तो रोहित पढ़ रहा है, घर में आपके लिए भी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। सुनीता जी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा, परेशानियां और इम्तिहान तो जिंदगी का हिस्सा है। आने वाली खुशियों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ मुश्किलों के बारे में। हमारा भगवान है ना, वो हमें संभाल लेगा। बस तुम अपने बारे में सोचो। वो बहुत खुश नजर आ रही थी, जबकि राशि अब भी उलझन में थी। तभी अचानक एक दिन पीयूष उनसे मिलने आ गया। आंटी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं राशि को अपने साथ ले जा सकता हूँ। मम्मी ने भेजा है कि आपकी पसंद से कि वो अपनी पसंद से ब्राइडल ड्रेस दिलवा सकूं। सुनीता जी ने इजाज़त दे दी, जबकि राशि घबरा गई। वो तैयार होकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या मेरा साथ आपको खुशी नहीं दे रहा? उसने नरम आवाज में पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मासूमियत से बोली। तो वो हंस पड़ा। फिर किस बात की परेशानी है? उसके शब्दों में अपनापन था। और तब राशि ने अपने दिल की बात खोलकर उसके सामने रख दी। उसने बताया कि वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई को लेकर डर रही है, उसके जाने के बाद उनका क्या होगा। पीयूष ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया और इस स्पर्श ने जैसे उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। वो मुस्कुराकर बोला, मैं हूं ना। मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार का भी ख्याल रखने का फैसला किया है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? पीयूष की मोहब्बत और चाहत के साए में वो खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि आने वाली खुशियां उसका इंतजार कर रही हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक महंगे बुटीक में दाखिल हुए। राशि चाहत भरी नजरों से उस खूबसूरत मर्द को देख रही थी, जिसे तकदीर ने उसकी झोली में डाल दिया था, वो भी बिन मांगे। ब्राइडल लहंगा पसंद करने के बाद पीयूष ने उसके लिए बेहद खूबसूरत और सेक्सी सी रेड कलर की नाइटी पसंद की थी, जिसे देखते ही राशि का शर्म के मारे चेहरा लाल हो गया था। आप तो बहुत ही गंदे और बेशर्म हैं। उसने झट से अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया, जबकि उसकी इस अदा पर पीयूष हंस पड़ा था। इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? तुम मेरी बीवी बनने जा रही हो, और उसके बाद मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हें जिस रूप में चाहूँ देख सकता हूँ। वो उसके कान के पास सरगोशी कर गया था, जबकि शर्म से लाल होती राशि दुकान से निकलकर बाहर भाग गई थी। थोड़ी ही देर के बाद वो सामान पैक करवाकर गाड़ी में बैठ चुका था। और फिर वो रात भी आई, जो दोनों की जिंदगी को एक नए मोड़ पर लेकर आने वाली थी। सजी हुई सेज पर बैठी वो पीयूष का इंतजार कर रही थी। दिल अजब ही अंदाज में धड़क रहा था, लेकिन वो खुश थी, बहुत खुश। उसे वो सब कुछ मिल गया था जिसकी उसने चाहत तो की थी, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर में पीयूष कमरे में दाखिल हुआ तो अपने बेड पर बैठी उस लड़की को देखकर दिलकश अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये फीलिंग्स उसने निकिता के लिए कभी महसूस नहीं की थी, जो राशि के लिए कर रहा था। उसके करीब बैठते हुए उसकी नाजुक मोमी हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम गया। राशि का हाथ एकदम से ठंडा हो रहा था, शायद वो डर रही थी। उसके हाथ में डायमंड रिंग पहनाते हुए उसने राशि का घूंघट उलट दिया और कितनी ही देर तक उसे मदहोश नजरों से देखता रहा। उसकी नजरों की तपिश को महसूस करके राशि शर्म से अपने आप में सिमटती जा रही थी, और जब उससे ना रहा गया तो उसने घूंघट दोबारा गिरा दिया। प्लीज आप इस तरह मत देखें, मुझे शर्म आ रही है। उसकी मिनमिनाती आवाज सुनकर पीयूष जोर से हंस पड़ा। अभी तो सिर्फ तुम्हारे खूबसूरत से चेहरे का दीदार किया है और तुम अभी से शर्मा रही हो? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी तो सिर्फ नजरों से छू रहा हूँ, हाथों से छूना तो अभी बाकी है। उसकी सरगोशी से भरी आवाज सुनते ही राशि शर्म से लाल हुई थी। पीयूष ने दोबारा से उसका घूंघट हटा दिया था। वैसे बड़े ही धोखेबाज हो तुम। धोखेबाज मैं? लेकिन कैसे? राशि बुरी तरह घबराई। ये तो चीटिंग है ना? तुम मुझे सर से पैर तक पूरी तरह देख चुकी हो और जब मेरा नंबर आया तो तुम शर्मा रही हो, ऐसा कैसे चलेगा? वो शरारत से एक आंख दबाकर बोला तो राशि शर्मा गई और उसके सीने से लग गई और उसके सीने में समाते हुए अपने आप को छुपाने लगी। वो प्यार से उसे अपनी बाहों में समेट चुका था। जिंदगी का सफ़र बेहद खुशियों भरा था, इस बात की राशि को उम्मीद थी। जितने दुख उसने सहे लिए थे, अब कोई दुख उसकी ज़िंदगी में बाकी नहीं बचा था। पीयूष उसे धीरे धीरे अपनी बाहों में समेटता हुआ उसके मन का डर भी निकाल रहा था और उसे अपने होने का एहसास भी करा रहा था। थोड़ी देर पहले जो राशि डर रही थी, अब उसका सारा डर निकल चुका था और अब खुद से पीयूष की संगत में उसे सुकून मिलने लगा था। चांद बादलों की ओर से उन दोनों के मिलन को देखते हुए शर्माते हुए देख रहा था और सुबह का सूरज उनकी जिंदगी में नई खुशियों को लेकर उगने वाला था।
तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।